So hello soldiers, welcome to once again my YouTube channel in Edu Spark। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम लोग ने दो लेक्चर पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं। सो टुडेज जो लेक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन के बारे में एज अ रिवीजन सारी चीजों को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन होता ही क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे देखो आप कि क्या होता है कि मान लो आपको एक छोटा सा वर्क परफॉर्म करना है। ठीक है, कोई भी एक छोटा सा वर्क, और उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए आपको किन किन चीजों का मतलब रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि मान लो अगर हम ये स्टाइलो की बात करें, ठीक है, जस्ट अज्यूम दैट कि ये स्टाइलो जो है वो नीचे ड्रॉप कर गया है, मतलब नीचे गिर गया है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको झुक करके उठाना है। तो कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट होगी? ठीक है, बिल्कुल सही सोचा आपने, दैट इज द एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी कहां से आती है बेटा? बॉडी में कहीं ना कहीं तो एनर्जी मिलनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कहेंगे कि हाँ वो तो हमें फूड से मिलती है सर। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि वो फूड से ही मिलती है बेटा। बट फूड में वो एनर्जी कहाँ से आती है, या हम लोग फूड को क्या डायरेक्टली खाने के बाद में फूड से सीधा सीधा हमको एनर्जी मिल जाती है, या उसके लिए भी बॉडी के अंदर कोई प्रोसेस होता है? ठीक है, सो इन चीजों का आंसर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे चीजों को। जैसे फर्स्ट थिंग कि जो एनर्जी होती है वो रेस्पिरेशन से आती है। ठीक है, मतलब कि जब हम लोग फूड को खाते हैं तो फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन की पूरे प्रोसेस को हमने क्या किया था, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्या किया है कि उसको डिफाइन किया है। ठीक है, अगर आपको आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसको वॉच कर सकते हो। ठीक है, चलिए अच्छा, तो जो आपका डाइजेशन होता है, डाइजेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो आफ्टर दैट उस पे क्या होते हैं कुछ ऐसे, मतलब ना जो न्यूट्रिएंट जो कि टोटली डाइजेस्ट हो जाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, एंड देन उसका एसिमिलेशन किया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस है हमने बताया था उस वीडियो में कि वो हम लोग देखेंगे कहां पे, एज अ ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल में आज हम लोग का रेस्पिरेशन चल रहा है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज अ बायोकैटालिटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें ढेर सारे स्टेप्स के थ्रू इनको और ढेर सारे एंजाइम्स के थ्रू ये आपका पूरा क्या होता है, एक रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जिसमें आप अगर ये समझना चाहें कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इससे पहले पढ़ चुके हो, आपको पता भी होगा फोटोसिंथेसिस क्या है, एंड हमने उसको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, सो रेस्पिरेशन जो होता है इट इज जस्ट अपोजिट द फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस में हमने क्या किया था, चीजों को इस तरह से पढ़ा था कि क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया था, वाटर का यूज किया गया था, क्लोरोफिल सनलाइट का यूज करके क्या किया गया था, ऑक्सीजन को रिमूव किया गया था, एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं कि हम लोग एज अ फूड को उसको क्या कर रहे हैं, एज अ फूड के फॉर्म में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट, या हम लोग विटामिन या प्रोटीन्स, अलग अलग चीजों को क्या करते हैं हम लोग लेते हैं, और उन्हीं चीजों को हम लोग एज अ डाइजेस्ट करने के बाद में स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज अ ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। ठीक है, अब डाइजेस्ट करने के बाद में हम लोग क्या किए कि उन्हीं चीजों को डाइजेस्ट करने के बाद में उनका एसिमिलेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद में जब वो सेल तक पहुंचेंगी वही चीजें, तो उन्हीं को हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब श्वसन कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन का यूज करके, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ था वही ऑक्सीजन जब हम ग्लूकोज को वापस दे देंगे तो वो फिर से क्या होगा, जिन चीजों से वो बना था उन्हीं चीजों में वो उसका वापस से ब्रेक डाउन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब देखो सिंपल सी चीज है कि मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज किया गया था एंड ग्लूकोज बनाया गया था। ठीक है, और यहां पे हम वही बता रहे हैं कि आप क्या करोगे, वही ऑक्सीजन को जोड़ दोगे जो ऑक्सीजन उसने फोटोसिंथेसिस में निकाला था। ठीक है, किसमें जोड़ना है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में जैसे ही हम उतना ऑक्सीजन देंगे तो वो ऑक्सीजन मिलते ही ग्लूकोज जो होगा वो फिर से ब्रेक हो जाएगा, किसमें, मतलब आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में फिर से वो क्या होगा बेटा, ब्रेक्स हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, दिस इज द रेस्पिरेशन। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि सर तब इसमें एनर्जी कहां गई, मतलब एनर्जी कहां से मिली हमको? ठीक है, सो फर्स्ट थिंग जो हम आपके यहाँ पे क्लियर कर दे कि जो एनर्जी होती है बेटा, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर नहीं होती, वो तो बॉन्ड एनर्जी होती है। मतलब कि ग्लूकोज के बनने के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज
क्या होता है कि जो बॉन्ड्स बनते हैं कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, उन बॉन्ड के अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। और जब वो बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, तब वो हमको क्या मिलती है, एज ए एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है बेटा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है आपका क्या कि रेस्पिरेशन इज ब्रॉडली मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सो यहाँ पे रेस्पिरेशन का ज्यादातर लोग मीन्स यही निकालते हैं कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि चेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग को अगर हम लोग कहें कि रेस्पिरेशन क्या है, तो वो फट से कहेंगे देखो सर आंसर यही होता है क्या कि चेंज ऑफ गैसेस है, ठीक है। बट दिस इज नॉट ओनली द चेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। हम लोग रेस्पिरेशन को दो पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज द ब्रीदिंग, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द रेस्पिरेशन, ठीक है। व्हाट इज द रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है, एक सेलुलर लेवल पे होने वाला प्रोसेस है। दैट्स वाई हम लोग रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो यहां पे समझिए आप, देखो एट सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन मींस द बर्निंग ऑफ फूड, मतलब फूड को क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, एंड साथ ही साथ उसमें, ठीक है, उससे क्या होती है, जनरेट करते हैं किसको हम लोग, एनर्जी का, ठीक है। जिसको हम लोग क्या करते हैं, इस एनर्जी का यूज बेटा हम लोग अपने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, मतलब कि इसके अलावा जो भी लाइफ प्रोसेसेस हम लोग पढ़ेंगे, उन सभी लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग एज ए एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक कि डाइजेशन में आप भी एनर्जी का यूज करते हो, क्योंकि देखो अगर आपके पास मान लो एनर्जी है ही नहीं, तो क्या आप अपने तिथ से जो फूड होगा उसका फिजिकल डाइजेशन कर सकते हो? नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है वहां पे, ठीक है। सो मींस हम लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी चीजें हैं, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस है, उन सभी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अंडरस्टैंड? चलिए अच्छा आगे चलते थोड़ा सा, देखो अब सेलुलर रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब प्रेजेंस और अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, या तो ये प्रेजेंस में भी होगा या तो ये क्या होता है बेटा, अब्सेंस में भी होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग ने पहले से इन चीजों को पढ़ रखा है, आगे हम लोग इसी टॉपिक में इसको डिस्कस भी करेंगे। एनारोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, मतलब एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। सो मतलब कि जब ऑक्सीजन क्या होता है, जब रेस्पिरेशन जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें ऑक्सीजन जोड़ा जाए, तब क्या हो, वो उससे एनर्जी की ऑब्टेनिंग हो, मतलब उससे एनर्जी गेन हो, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और अगर वही हम लोग क्या करें कि हम लोग कहें कि नहीं ग्लूकोज है बट उसमें ऑक्सीजन को जोड़ा नहीं जा रहा है, तो क्या बताओ, जैसे मान लो हमने कहा कि ठीक है, अगर एग्जाम्पल समझो, हमने कहा कि 2 है, इसमें से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से समझते हैं, जैसे देखो यहाँ पे हमने कहा 4 है, 4 में से हमने क्या किया कि इसमें से 1 माइनस किया, देन 1 फिर से माइनस किया, इसमें से कितना बचा, कितना बचा, ठीक है। मतलब हमने जब इसको ऐसे माइनस किया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से समझिए, जैसे हमने इस तरह से इसको माइनस किया, तो यहाँ पे बचा कितना 3, और 3 में से फिर से 1 हमने माइनस कर दिया, तो कितना बचा 2, ठीक है। बट अगर हम आपसे ये कहना चाहें कि मान लो अगर हमको वापस से 2 को, ठीक है, 4 बनाना है, 2 को हमको वापस से क्या करना है, 4 बनाना है, तो हमको क्या करना होगा कि जितना हमने उसमें से निकाला हुआ था, मतलब 4 में से जितना हमने निकाला हुआ था उतना ही तो ऐड करना होगा। मींस अगर हम लोग 2 को अगर इसमें 2 और जोड़ दे, तो फिर से कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा ये ना। लेकिन अगर आप इसमें क्या करो कि मतलब जैसे 2 था और 2 में आप ओनली 1 जोड़ो, तो क्या ये फिर से 4 होगा? ऐसा नहीं हो सकता, मतलब पार्शियली ये तो हो रहा है ना, आधा थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं हो रहा उतना। मींस वही चीज हम आपको समझा रहे हैं इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब ग्लूकोज प्रेजेंट है और ऑक्सीजन आप तो उसको दे ही नहीं रहे हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया था। जब आप ऑक्सीजन देते तब क्या होता, वो जैसे कि मान लीजिए हम ये कह रहे हैं ग्लूकोज है, ठीक है, लेकिन ये बना कैसे, ठीक है, सॉरी, ये मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी चीजें, और ये आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ये ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज बना कैसे, जब इसमें से ये चीजें निकली, ये चीजें क्या हुई, बाहर निकली, तब जाकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर हम इसको ये चीजें वापस से देंगे, तभी तो वापस से जो चीजें पहले थी वैसे ही बनेंगी। हम ये दे ही नहीं रहे, तो क्या होगा, पार्शियल चीजें बनती है। मतलब कि जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा, उसमें ग्लूकोज का पार्शियल रेस्पिरेशन होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड बनते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है।
चलिए यहाँ पे हम लोग ने देखा कि हमारा क्या है, ऑक्सीजन का सॉरी जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का मतलब इंट्रोडक्शन क्या है या इसमें कौन कौन सी चीजें होती है पॉसिबल, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वास्तव में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एज हम लोग एक मतलब इक्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन। देखो इसमें भी सबसे पहले यही कहा गया कि जो आपका रेस्पिरेशन होता है उसमें जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उसमें जो फूड आता है वो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ग्लूकोज आता है वो कहां से हम लोग लेते हैं, बाहर से एज ए न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, एज अ फूड के फॉर्म में हम लोग उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वो ग्लूकोज आगे चल करके किससे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहां से आया था, ये वही वाला ऑक्सीजन है जो इसने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस में निकाला था। वही ऑक्सीजन हम यहाँ पे क्या करें, इसको दे रहे हैं वापस से ग्लूकोज को, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या करेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में क्या करेगा, ब्रेक्स कर जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए थोड़ा सा, जो एनर्जी है कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट मतलब एक्टिविटीज और पर्पसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस। हम लोग अलग अलग तरीके से इन सभी चीजों का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट थिंग देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता होगा, ठीक है। चलिए एक एक करके इनको भी समझते हैं कि क्या जैसे रेस्पिरेशन की बात की जाए बेटा, तो जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और या जो जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते, बिकॉज इट्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल, ठीक है। अगर वो खुद ही अपने आप में एक छोटा सा सेल है बेचारा, तो उसके पास कोई ऑर्गन होगा ही नहीं, है ना, ठीक है। तो जब कोई ऑर्गन ही नहीं है तो वो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन से तो रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं कि वो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है किस तरह से, तो ह्यूमन बींग्स में जैसे अदर क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बेटा अब तक हम लोग ने आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने डाइजेशन का प्रोसेस देखा, और हमने उस वाले वीडियो में भी आपको यही चीजें बताई थी कि जो ह्यूमन बींग्स में जब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का हो जाता है या ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो जाता है बेटा, ठीक है, तो उसमें किसी एक छोटे से फंक्शन को भी परफॉर्म करना होगा तो ढेर सारे ऑर्गन मिल करके उस वर्क को परफॉर्म करते हैं। जबकि वही आप एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखोगे तो वो ऑर्गेनिज्म एक सेल अपने आप में सारे फंक्शन परफॉर्म कर लेगी, लेकिन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ढेर सारे ऑर्गन मिलकर के उस स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो जब यहाँ पे भी हम लोग कह रहे हैं रेस्पिरेशन एक बड़ा प्रोसेस, ठीक है, तो रेस्पिरेशन में भी तो ढेर सारे ऑर्गन होंगे जो कि आपस में मिलेंगे तभी तो जाके इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर वो मिल रहे हैं, ठीक है, बताए थे पहले भी कि ढेर सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। मतलब यहाँ पे हम लोग बात करें किसकी, रेस्पिरेशन की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स में भी देखो क्या होता है, जो आपका रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है वो कैसे होता है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू परफॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन भी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं जिससे कि क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए ठीक है, आगे देखिए, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इन द इनहेलेशन एंड इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि आपको पहले से पता ही होगा व्हाट इज द ब्रीदिंग। मतलब हम लोग कहें कि अगर देखा जाए तो इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब जब हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। और इनहेलेशन में हम लोग कौन सी गैस अंदर लेते हैं, हाँ ओनली ऑक्सीजन मत कहना बेटा, दिस इज द मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है। वो जो ओनली ऑक्सीजन था वो ऐसा नहीं होता, वो एक मिक्सचर ऑफ गैस होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, जो मिक्सचर ऑफ गैस है उस मिक्सचर ऑफ गैस को हम लोग अंदर लेते हैं जिसमें से ओनली ऑक्सीजन ही डिफ्यूज होकर के हमारे ब्लड्स में जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के वापस कहाँ आता है, हमारे लंग्स में आ जाता है, ठीक है। और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली जो रोल होता है वो किसका होता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का होता है। दैट्स वाई हम लोग ऐसे सिंपली कह देते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। बट अब मिक्सचर ऑफ गैस हम लोग इनहेल करते हैं और मिक्सचर ऑफ गैस हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में मिक्सचर ऑफ गैसेस अंदर भी जाती है और बाहर भी आती है, ठीक है, याद रखना, ठीक। आगे देखिए, ब्रीदिंग में दोनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ऑक्सीजन को अंदर भी लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी रिलीज करना है, ठीक। चलिए अच्छा आगे देखिए, द गैसेस exchange takes place
इन द लंग्स एंड सप्लाई टू ऑल द सेल बॉडी। मतलब कहा गया कि जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो मेनली कहां पाई जाती है, तो देखा जाए तो वो हमारे लंग्स में क्या होती है, परफॉर्म होती है। मींस अभी हम लोग आगे बात करेंगे इसके ऊपर पूरा, ठीक है। जैसे ठीक है, यहाँ पे एक फिगर के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द फिगर, ठीक है। यहां से जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एज अ नजल कैविटी से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ एज अ नजल कैविटी से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को मतलब इनहेल कर रहे हैं, और ये यहाँ से ऐसे मूव करता हुआ बेटा विंड पाइप में चली आती है, और विंड पाइप से ऐसे मतलब जिसको हम लोग ट्रैकिया कह रहे हैं, ठीक है। ट्रैकिया से होता हुआ फिर ये कहाँ आएगा, मतलब ट्रैकिया ब्रोंकाइस में आ जाएंगे, और ब्रोंकाइस से फिर ये ब्रोंकियोल्स में जाएंगे, ब्रोंकियोल्स से फिर एल्विलाई में चली जाएंगी, ठीक है। ये एक पूरा मतलब सीक्वेंस होता है, जिस तरह से आपका क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो मूव करके कहाँ पहुंचता है, आपके एल्विलाई में, यानी कि लंग्स में पहुंच जाता है एक तरह से, ठीक है। अब अगर हम कहें कि ये लंग्स में पहुंच गया है, तो लंग्स में से के आसपास क्या होंगी, छोटी छोटी बहुत सारी पतली पतली क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। एंड कैपिलरीज जो होती है वो क्या करती है, यहां से ब्लड को लेती है, सॉरी ऑक्सीजन को यहां से क्या करती है, अंदर ले लेती है, और सॉरी और उसके बाद वहां से वो क्या करते हैं, उसके बाद वो वहां से उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, सो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से लंग्स में आपका क्या आता है, ऑक्सीजन पहले आता है, फिर वहां से पूरी बॉडी की जितनी भी सेल्स होंगी, मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, सभी सेल्स को क्या किया जाता है, वो ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, ठीक है। सेकंड थिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल। मतलब देखो, अगर हम लोग अगर ये बात करें कि बेटा जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट ओनली एंड ओनली एक सेल को होती है? क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट ओनली एंड ओनली एक सेल को होती है? क्या एक ही सेल सारे वर्क परफॉर्म करती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे बॉडी की डिफरेंट टाइप की सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती है, और सभी सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा बेटा, ये भी क्या होगा, हर एक सेल में होना चाहिए। और यहाँ पे वही बताया गया कि हमारे बॉडी के हर एक सेल में क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, मतलब सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसको भी हम लोग समझते हैं। सो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बेटा, ह्यूमन बींग्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा उसमें ढेर सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, लाइक नोज हो गया, लाइक नजल कैविटी हो गई, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, विंड पाइप मतलब जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, एंड alveoli हो गई। दिस इज ऑल द sequential organs which are participate in the respiratory system, ठीक है। अब हम इन सभी को क्या करें, एक सीक्वेंस में रख के देखेंगे तो उससे क्या बनता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, सारी चीजें अब तक क्लियर है, ठीक। चलिए अच्छा, ब्रोंकियोल्स एंड एल्विलाई आर इनक्लोज इन लंग्स। मतलब अगर देखो बेटा इन सभी ऑर्गन में से, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको नोज बताया, नोज के बाद में हमने नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया यानी विंड पाइप की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंड एल्विलाई, ये सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। बट अगर हम लोग इसमें बात करें क्या कि क्या सारी चीजें लंग्स में हैं, तो ऐसा नहीं होता, सारी चीजें लंग्स में नहीं है। ओनली टू थिंग, जिसमें आपका ये ब्रोंकियोल्स एंड जिसमें आपका ये ब्रोंकियोल्स एंड एल्विलाई जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही चीजें ऐसी होती है जो आपके लंग्स के अंदर होती है, बाकी सारी चीजें क्या होती है, लंग्स से बाहर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एल्विलाई जो होती हैं ये प्रोवाइड्स करती है लार्ज सरफेस एरिया। देखो अब हम आपको एक तो कॉन्सेप्ट बताते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे बॉडी में लॉट्स ऑफ चीजें जो होती है वो बाय द डिफ्यूजन क्या होती है, मतलब ना परफॉर्म की जाती है, ठीक है। अब वो हम सिर्फ हमारे बॉडी में ही नहीं, अगर आप रेस्पिरेशन का एकदम मतलब एग्जैक्ट रीजन जानना चाहो कि हाउ द गैसेस एक्सचेंज आर टेक्स प्लेस या हाउ द रेस्पिरेशन आर टेक्स प्लेस, ठीक है। सो आप इसमें हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं एक तरह से, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो ऑलवेज हर एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे आप एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक हम लोग आज के समय में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनिज्म है लाइक ब्लू व्हेल की बात करें, सभी में क्या होता है, इक्वल होता है, एक जैसा, एक सिमिलर प्रोसेस, दैट इज द डिफ्यूजन, ठीक है। आगे इसी में हम लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो यहां पर कहा जा रहा है क्या कि जो आपका सरफेस एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखो
अगर लेस सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया थोड़ा होगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, बहुत ही कम परफॉर्म होगा, ठीक है। और अगर सरफेस एरिया क्या होगा, लार्जर होगा, तो जो आपका डिफ्यूजन होगा वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तेजी से परफॉर्म होता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। लाइक अमीबा एक सिंगल सेल है, उसमें क्या होगा, डिफ्यूजन होगा तो उसको एक ही सेल को क्या करनी है, एनर्जी देनी है, एक ही सेल को एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन हमारे बॉडी में लॉट्स ऑफ सेल हैं, और अगर हम लोग डायरेक्टली ऐसे डिफ्यूजन के थ्रू लेना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो हम लोग एक जगह पे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और वो इतना ज्यादा सरफेस एरिया होने के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन बहुत तेजी से होगा, जिससे कि हर एक बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में क्या सॉरी हर एक सेल को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझिए, हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स आते हैं उसमें सबसे पहला ऑर्गन जो होता है आपका नोज होता है, ठीक है। नोज के बाद में आपका नजल कैविटी आता है, मतलब ये वाला रीजन जो होता है बेटा ये आपका क्या है, नजल कैविटी है, ठीक है। फेरिंग्स वो हिस्सा होता है जहां पे हमारे मतलब एक तरह से बकल कैविटी यानी कि माउथ वाला जो रीजन है वो, एंड जो नजल कैविटी यानी कि नोज वाला जो रीजन है वो दोनों आकर के माउथ में एक जगह पे मिलते हैं, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। लैरिंग्स क्या होता है, तो लैरिंग्स जो होता है वो हमारा वोकल कॉर्ड होता है, यानी कि वॉइस बॉक्स की बात करें कि वॉइस बॉक्स से भी आपका जो एयर होता है वो अंदर जाता है, ठीक है। इसके आगे आप चलोगे तो आपको एक मतलब कार्टिलेज से बनी हुई एक मतलब पाइप जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, जिसको हम लोग विंड पाइप या ट्रैकिया भी कहते हैं, ठीक है। जो ट्रैकिया होती है वो आगे जाकर के लेफ्ट एंड राइट में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। जो ब्रोंकाई होती है वो आगे जाकर के फर्दर ढेर सारे ब्रांचेस में क्या होती है, डिवाइड होती है, एंड दैट ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। एंड एवरी ब्रोंक्यूल्स एंड पर, सभी ब्रोंक्यूल्स के एंड पे बेटा कुछ इस तरह से क्या होती हैं, इस तरह से कुछ सेल पाई जाती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्विलाई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एल्विलाई सेल कहते हैं, ठीक है। अब जो ये एल्विलाई सेल है, ठीक, ये एल्विलाई क्या करते हैं, यहां से अगर हम इनको, ये इस स्ट्रक्चर से होती हैं कि इनके अंदर अगर ऑक्सीजन आता है तो ये डायरेक्टली डिफ्यूज होकर के कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है। और यहां से अगर कार्बन डाइऑक्साइड आता है यहां पर तो वो क्या होता है, डिफ्यूज होकर के इसके अंदर चला आता है, ठीक है। अंडरस्टैंड, ओके। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। आपको ये चीजें पता है बट फिर भी हम एक बार यहाँ पे आपको चीजें क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप समझो। जैसे आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाई पड़ रहा होगा, ये बॉटल एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें एज अ चीजों को कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्लास की बॉटल लेनी है इस तरह से, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा बेटा। इस बॉटल के अंदर क्या है कि एक स्ट्रॉ लगा हुआ है, एक स्ट्रॉ जिसमें से कि आगे चल के दो बलून बांधे गए हैं छोटे छोटे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और इन बलून्स को क्या कैसा रखा गया, ऐसा एज अ फ्लैसिड रखा गया, मतलब ये पिचके हुए पहले से, ठीक है। नीचे एक रबर की मतलब सीट बांधी गई है, ठीक है, अच्छे से टाइटली बांधी गई है ताकि इसके अंदर एयर ना जा सके, और ऊपर से भी इसको पैक किया गया। अब देखो होता क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है, और जब हम इस रबर सीट को नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो ये बलून्स क्या होते हैं, फूलने लगते हैं, ठीक है, समझ में आया। और जैसे ही अगर हम इसको छोड़ दे वापस से तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएंगे, बट अगर हम क्या करें कि इसको नीचे से ऐसे पुश करें, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो बलून होते हैं ये क्या होता है, फ्लैसिड हो जाते हैं। अब होता क्यों है ऐसा, क्योंकि देखो हम इसको खींच रहे हैं, इसकी अंदर की बॉटल के अंदर की कैविटी जो होती है वो इंक्रीज कर रही है, जिससे कि इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर बढ़ने लगेगा। अब प्रेशर जनरेट होगा तो बलून कहीं ना कहीं से तो एयर अंदर आना होगा, ठीक है, और वो एयर अंदर कहां से आएगी, यहां से आएगी, ठीक है। और जैसे ही एयर अंदर आएगी तो वो यहां से आने के बाद में बलून में ही रह जाएगी, यहां से बाहर नहीं आ पाएगी, ठीक है। सो बलून क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। बट जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो इसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम होने लगता है, और ऐसे कंडीशन में बलून फूले नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो एयर बाहर जाना होगा, ठीक है। सो यहां से एयर वो क्या होता है, बाहर निकलता है, और ऐसे कंडीशन में जो आपके बलून्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैसिड कंडीशन में आ जाते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर हमारे लंग्स में परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब यही सेम मैकेनिज्म, ठीक है। हमारा जो डायफ्राम होता है, जब वो क्या होता है, डायफ्राम का जो स्ट्रक्चर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे देखो डायफ्राम का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा डायफ्राम है, ठीक। ये जो होता है आपके स्ट्रेचेज मसल का बना होता है, ठीक है। इस मसल्स में जब क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो ये डायफ्राम जो अभी इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है, ये डायफ्राम क्या होता है, इस तरह से सीधा हो जाता है, ठीक है। और जैसे ये सीधा होता है, मतलब नीचे की तरफ जब ऐसे सीधा होगा, मतलब यहाँ पे जो था अब तक
ठीक है, ऊपर की तरफ जो है डायफ्राम वो सीधा सीधा बेटा इस तरह से वो क्या होता है, सीधे हो जाता है एकदम, ठीक है, खिंच जाता है। और ऐसे कंडीशन में जो आपके रिब केज है यानी कि जो रिब्स है ये भी क्या होती है, अपर साइड में उठने लगती है। मतलब देखो डायफ्राम नीचे गया, रिब केज ऊपर आ रहा है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में जो आपकी चेस्ट कैविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। और चेस्ट कैविटी इंक्रीज करते ही जो एयर होती है बाहर से वो अपने आप कहाँ भर जाती है, हमारे लंग्स में भर जाती है, ठीक है। और जैसे ही फिर हमारे मतलब डायफ्राम होता है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आता है, मतलब ये फिर से क्या होगा, इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, अंदर की साइड पे बेंट हो जाएगा, और फिर से जो हमारे रिब कीज होते हैं वो नीचे चले जाएंगे। तो जो चेस्ट कैविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक्सेलेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है कि जो आपका रबर सीट है ये क्या है, एक डायफ्राम की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और जो ये बलून्स दिखाया गया है दे आर एक्ट लाइकिंग द लंग्स, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। यहाँ पे कुछ और चीजें समझते हैं। देखो, ब्रीदिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, मतलब जो आपके इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं जो कि डायफ्राम में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे डायफ्राम कुछ ऊपर की साइड पे इस तरह से होता है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, इनहेलेशन करना होता है तो ये डायफ्राम इस तरह से सीधे होते हैं, और सीधे होते ही हमारी चेस्ट कैविटी ऊपर आती है, रिब केज क्या होते हैं, ऊपर आते हैं, और ऐसे में हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो बेटा बड़ी हो जाती है, ठीक है। आगे देखो, व्हाइल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू द सिंपल डिफ्यूजन, जबकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वो किसके थ्रू होता है, एक सिंपल मेथड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एज अ डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक। चलिए अच्छा समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या है बेटा। यहाँ पे कुछ इस चीजें लिखी गई है या हम आपको समझा सकते हैं। देखो क्या होता है डिफ्यूजन में कि एक कोई ऐसी मेम्ब्रेन हो या फिर विदाउट मेम्ब्रेन, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, कोई एक थिंग हो जो कि जिसका कहीं पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और वो उस कंसंट्रेशन से क्या करे, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू करे। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक सेंट की बॉटल, परफ्यूम की बॉटल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आप क्या करते हो कि परफ्यूम की बॉटल लेते हो तो उसको ऐसे करके सेक करके देखते हो कि उसके अंदर परफ्यूम है कि नहीं है, ठीक है। या आप वेट से पता चल जाता होगा कि इसके अंदर परफ्यूम भरा हुआ है, ठीक है। आप परफ्यूम ले लो हाथ में, आपको फील हो रहा है कि हाँ परफ्यूम है यहाँ पे, ठीक है। जब तक आप उसको पास से स्मेल नहीं करोगे आपको स्मेल नहीं आएगी। लेकिन आप क्या करो, एक बार जस्ट आप उसको किसी कॉर्नर में, रूम के कॉर्नर में या फिर घर में कहीं एक जगह पे आप क्या करो, हल्का सा उसको एक बार स्प्रे कर दो, ठीक है। एक बार आपने स्प्रे किया, उस पूरे कमरे में वो तेजी से फैल जाएगा। अब समझो कंसंट्रेशन जो था परफ्यूम के पार्टिकल का वो उस बॉटल के अंदर क्या था, बहुत ज्यादा अमाउंट में भरा हुआ है, लेकिन वही कंसंट्रेशन रूम में क्या था, कम था। जैसे ही हमने स्प्रे किया वो पूरे पार्टिकल इस रूम में फैलने लगे, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ में आया बेटा, ये प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन है। वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। देखो, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन, मतलब ये हाई कंसंट्रेशन एरिया से क्या करती हैं, लो कंसंट्रेशन एरिया में क्या करती हैं, मूव करती हैं। एंड इस प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दिस प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है ये विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी, मतलब बिना कोई एनर्जी खर्च किए ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी हमको एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस बताया गया कि यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई गई है। इट शुड बी अकर बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो सकता है या बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के भी हो सकता है। हाँ, अगर कुछ लोग का क्वेश्चन ये होगा कि सर ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस जो होता है बेटा वो ऑलवेज इन वाटर मॉलिक्यूल होता है, एंड वो हमेशा ही क्या होता है आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बताया गया कि वाटर के अंदर मान लो एज हम इसको शुगर मॉलिक्यूल मान रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज द वाटर, हम लोग उसको शुगर मॉलिक्यूल मान ले, इसको और वाटर मान ले, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका शुगर मॉलिक्यूल होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इन दोनों का एक सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ऐसे कंडीशन में जो शुगर के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करेंगे। वाई, बिकॉज यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल जो है वो कैसे हैं, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जबकि यहाँ पे आपके शुगर का कंसंट्रेशन कम है।
या फिर हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, शुगर मॉलिक्यूल अगर मूव नहीं कर पा रहे तो वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कहाँ, यहाँ ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम लोग ग्लास में रखा हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं मूव कर सकते, तो ऐसे कंडीशन में बेटा कौन मूव करेगा, ओनली शुगर मॉलिक्यूल ही मूव करेगा। ठीक है, समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन में हम लोग सारी चीजों को देखेंगे, लाइक उसमें हम लोग देखेंगे कि आपका ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसमें और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, हाउ मच एनर्जी आर प्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग डाउन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये सारी चीजें। एंड एक बार अगर पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, तो हाउ मच एनर्जी आर प्रोड्यूस, मतलब कितनी एनर्जी बनती है। ठीक है, अगर किसी को इसका आंसर पता हो तो वो नीचे कमेंट करे। ठीक है, और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल वीडियो को लाइक करे, शेयर करें, बिकॉज आपके और भी फ्रेंड्स होंगे जिनको मतलब रिवीजन की जरूरत होगी, तो उनको भी आप शेयर करिए। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।